अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम माहम खालिद है और आपके अपने चैनल BSN माहा में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूं। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोटेशियम डिसऑर्डर्स के बारे में। हाइपरकलीमिया और हाइपोकलीमिया आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हम सोडियम डिसऑर्डर्स पढ़ चुके हैं और आज हम पोटेशियम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। हाइपोकलीमिया डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, hypokalemia refers to a decrease in plasma potassium levels below 3.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। अगर आपके ब्लड में प्लाज्मा में पोटेशियम लेवल्स 3.5 मिली इक्वलेंट से कम हो जाएं। नॉर्मल रेंज होती है पोटेशियम की 3.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर टू 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। अगर नॉर्मल से रिड्यूस हो जाए ब्लड प्लाज्मा में तो हम उसको हाइपोकलीमिया बोलते हैं। अगर एक्सेस में हो जाए ब्लड पोटेशियम लेवल्स तो हम उसको हाइपरकलीमिया बोलते हैं। Because of the transcellular shifts, temporary changes in plasma potassium may occur as a result of movement between ICF and ECF compartments। अब होता क्या है, ICF और ECF compartments में शिफ्टिंग की वजह से पोटेशियम लेवल ब्लड में बढ़ते या कम होते रहते हैं। आगे जाके हम कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में ब्लड पोटेशियम लेवल्स रिड्यूस होते हैं और किन कंडीशंस में एक्सेस में होते हैं। कॉजेज़ क्या हैं, हाइपोक्लीमिया क्यों होता है। या तो इनएडिकेट इनटेक है, आप अपनी डाइट में पोटेशियम लो अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डाइट डेफिशिएंट इन पोटेशियम, इनएबिलिटी टू ईट, या फिर क्या है कि आप कुछ भी खाना नहीं खा पा रहे, इनएबिलिटी है, आप ले ही नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम फ्री पैरेंटल सॉल्यूशंस, या फिर कुछ ऐसे पैरेंटल सॉल्यूशंस आप अपने पेशेंट को लगा रहे हैं जो कि पोटेशियम फ्री हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से सॉल्यूशंस पोटेशियम फ्री होते हैं। एक्सेसिव रेनल लॉसेस, ठीक है, एक्सेसिव रेनल लॉसेस में भी यही होता है कि मैक्सिमम अमाउंट में पोटेशियम आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाती है। डायूरेटिक थेरेपीज़ में एक्सेप्ट पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, स्पाइरोनोलेक्टोन वगैरह, ये वो डायूरेटिक्स हैं जो पोटेशियम को कंजर्व करके रखते हैं, स्पेयर करके रखते हैं और एक्सक्रीट आउट नहीं होने देते। डायूरेटिक फेज ऑफ द रेनल फेलियर, रेनल फेलियर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। इसमें 3 फेजेस होते हैं, एक डायूरेटिक फेज़ होता है, एक ओलिक्यूरिक फेज़ होता है और एक रिकवरी फेज़ होता है। डायूरेटिक फेज़ वो फेज़ होता है जिसमें यूरिन ज़्यादा मिकदार में एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है बॉडी से, ठीक है। तो ऐसी वजूहात में भी क्या होता है, पोटेशियम बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इंक्रीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड लेवल्स, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में, अगर वो एक्सेस में हो जाएं तो वो क्या करते हैं, सोडियम को कंजर्व करना शुरू कर देते हैं। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस में भी यही होता है, स्टीरॉयड थेरेपीज़ में भी यही होता है। सोडियम आपकी बॉडीज़ में कंजर्व होना शुरू हो जाता है और पोटाशियम उसके एक्सचेंज में लॉस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कुदरती तौर पर आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कुदरत ने कुछ ऐसा बैलेंस रखा होता है इनके दरमियान में। अब देखें, जब हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड थेरेपी लेते हैं या वो एक्सेस में है हार्मोन्स हमारी बॉडी में, या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है या स्टेरॉइड थेरेपीज़ हम ले रहे हैं, इन सभी केसेस में सोडियम आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा और पोटेशियम जो है वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोक्लीमिक कंडीशन हो सकती हैं। एक्सेसिव जीआई लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पोटेशियम लॉस होता है। वॉमिटिंग से, डायरिया से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सक्शनिंग से, ड्रेनिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिस्टूला से, ठीक है। ये इन सभी कंडीशंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं और पोटाशियम आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ट्रांस कंपार्टमेंटल शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है। अब ट्रांस कंपार्टमेंटल शिफ्ट से मुराद ये है कि प्लाज्मा में पोटाशियम तब रिड्यूस होगा, यानी ECF में तब रिड्यूस होगा जब ECF टू ICF शिफ्टिंग होगी, ठीक है। इस बात को आपने गौर से समझना है कि जब पोटाशियम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से इंट्रा सेलुलर में मूव कर जाएगा तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि फ्लूइड जो प्लाज्मा लेवल्स होते हैं पोटेशियम के वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। अब किन कंडीशंस में ECF टू ICF शिफ्टिंग होती है पोटेशियम की, अगर आप बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ले रहे हैं, एल्ब्यूटिरोल वगैरह, या फिर अगर इंसुलिन थेरेपी पे है पेशेंट, ठीक है, इंसुलिन भी यही करती है, ECF टू ICF शिफ्टिंग कराती है पोटेशियम की, और अल्कलोसिस वगैरह के केस में भी यही होता है कि ECF टू ICF शिफ्टिंग होती है पोटेशियम की। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं हाइपोक्लीमिया की। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लैब वैल्यूज़ क्या हैं। सीरम पोटेशियम लेवल बिलो 3.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर,
impaired ability to concentrate urine, polyuria, urine with low osmolality। अब इस केस में चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि डायूरेसिस होता है तो यूरिन ज़्यादा मिकदार में बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, इसलिए उसकी ऑस्मोलैलिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है यूरिन की। पॉलीडिप्सिया होता है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ पॉलीडिप्सिया के बारे में कि ये क्या है, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पैरालिटिक एल्यूस। अब इस केस में देखें, चूँकि जो पोटेशियम लेवल्स रिड्यूस्ड हैं हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स होती हैं ना, जिनको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं। अब इंटेस्टाइन का वो पार्ट जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिड्यूस हो जाती हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं पैरालिटिक इल्यूस, जो कि हाइपोक्लीमिया की वजह से होता है। नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन है न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस। अब इस केस में आपने एक चीज़ समझनी है कि जब पोटेशियम लेवल्स हमारी बॉडी में रिड्यूस होते हैं तो जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी होती है ना, यानी इसको हम मेडिकल टर्म्स में न्यूरोमस्कुलर एजिटेशन बोलते हैं, ये रिड्यूस हो जाती है। अब न्यूरोमस्कुलर एजिटेशन के रिड्यूस होने की वजह से मसल फ्लैबीनेस होगी, फ्लैबीनेस का मतलब है मसल टोन रिड्यूस हो जाएगी, वीकनेस होगी, फटीग होगी, मसल क्रैम्पिंग होगी, पैरेस्थीजियाज होंगे और पैरालिसिस वगैरह हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस क्या आएंगी, पोस्चरल हाइपोटेंशन होगी, मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुकी हूँ। पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपना पोस्चर चेंज करें, अगर लेटे हुए हैं, बैठे हैं तो खड़े हों, तो जब भी आप अपना पोस्चर चेंज करें तो जो पेशेंट्स जिनको हाइपोटेंशन है उनका 10 to 20% तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। अब इसके पीछे एक मैकेनिज्म है कि क्यों हाइपोक्लीमिया की वजह से डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी होती है। अक्सर वाइवा में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम ऐसे पेशेंट को जिसको हाइपोक्लीमिया है उसको डाइजोक्सिन क्यों नहीं दे सकते। तो उसका रीज़न ये होता है स्टूडेंट्स कि जो हाइपोक्लीमिया जब होता है, जिन कंडीशंस में अगर आप डिजिटैलिस देंगे वो इसलिए आप नहीं दे सकते क्योंकि पोटेशियम जिन रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रहे होते हैं उसी रिसेप्टर्स पर डिजिटैलिस भी जाके एक्ट करता है। अगर पोटेशियम आपकी बॉडी में रिड्यूस्ड है तो वो सारे रिसेप्टर्स को डिजिटैलिस यानी डाइजोक्सिन ही ऑक्यूपाई कर लेगा और उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर डबल आना शुरू हो जाएगा, इसलिए डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और डाइजॉक्सिन आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि कितना डेंजरस होता है हमारी बॉडीज़ के लिए, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स जिनको हाइपोक्लीमिया है लेकिन उसकी इंडिकेशन है उसको डाइजॉक्सिन देना ज़रूरी है, तो फिर आपने कार्डिक मॉनिटरिंग कंटिन्यू करते रहना है साथ साथ। चेंजेस इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब हाइपोक्लीमिया के केस में ईसीजी चेंजेस आते हैं और कार्डिक डिसरिथमियाज हो सकते हैं। सीएनएस मैनिफेस्टेशंस क्या आती हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है, कि अल्कलोसिस वगैरह के केस में ये होता है ईसीएफ टू आईसीएफ शिफ्टिंग होती है जिसकी वजह से पोटेशियम लेवल्स ब्लड में रिड्यूस हो जाते हैं। ईसीजी चेंजेस क्या आते हैं हाइपोक्लीमिया में, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइपोक्लीमिया और हाइपरक्लीमिया में कौन कौन से ईसीजी चेंजेस होते हैं। तो पहले हम हाइपोक्लीमिया के डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम हाइपर डिस्कस करेंगे। दीज चेंजेस इंक्लूड प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पीयर इंटरवल, डिप्रेशन ऑफ द एसटी सेगमेंट, फ्लैटनिंग ऑफ द टी वेव एंड अपीयरेंस ऑफ अ प्रोमिनेंट यू वेव। ठीक है, नॉर्मली यू वेव ईसीजी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इस केस में हाइपोक्लीमिया के केस में प्रोमिनेंट यू वेव एग्जिस्ट करेगी, फ्लैटनिंग हो जाएगी टी वेव की, एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाएगा और पीयर इंटरवल्स प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। ये देखें थ्रू पिक्चर भी ये शो किया गया है, हाइपोक्लीमिया, टी वेव इन्वर्शन, एसटी डिप्रेशन एंड प्रोमिनेंट यू वेव, ये आप सब स्टूडेंट्स को नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट हाइपोक्लीमिया। ठीक है, अब हमने हाइपरक्लीमिया डिस्कस करना है, दैट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू हाइपोक्लीमिया। अगर आपने हाइपोक्लीमिया को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो हाइपरक्लीमिया को अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान है। हाइपरक्लीमिया रेफर्स टू एन इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल्स ऑफ पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। चूँकि पोटेशियम की नॉर्मल रेंज जो है वो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, इसीलिए अगर पोटेशियम लेवल 5 मिली इक्विवेलेंट से बढ़ जाएँ तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपरक्लीमिया बोलते हैं। It seldom occurs in healthy people because the body is extremely effective in preventing excess potassium accumulation in the
ECF। अब नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो हेल्दी पीपल हैं उनमें हाइपरकलीमिया होना मुश्किल सी बात है, क्योंकि हमारी बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जब भी पोटेशियम लेवल डिप्लीट होने लगते हैं तो वो उसको कंपनसेट कर लेता है, ठीक है, या फिर अगर वो एक्सेस में जाने लगते हैं तो उसको कंपनसेट कर लिया जाता है। इसीलिए हाइपरकलीमिया होना एक सेल्डम कंडीशन है, ठीक है, लेकिन ये हो भी सकता है, रेयर है लेकिन हो सकता है। कॉजेज़ क्या है, क्यों हाइपरकलीमिया हो सकता है? एक डेडली कंडीशन है, इसलिए इसको समझना और इसके रीजंस को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सेसिव इनटेक का मतलब है कि आप पोटेशियम अपनी डाइट में ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सेसिव ओरल इनटेक है, या फिर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप कोई ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या फिर ऐसे पैरेंटल फ्लूइड्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें पोटेशियम ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से पैरेंटल सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनमें पोटेशियम लेवल्स एक्सेस में होते हैं। रिलीज फ्रॉम इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, ठीक है, अब क्या होगा कि पोटेशियम इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में मूव करेगा, ठीक है, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है हाइपोक्लीमिया से। हाइपोक्लीमिया के केस में पोटेशियम ECF टू ICF मूव करता है, और हाइपरक्लीमिया के केस में ICF टू ECF मूव करता है। अब किन कंडीशंस में पोटेशियम ICF टू ECF मूव करता है? वो है टिश्यू ट्रॉमा, बर्न्स, क्रशिंग इंजरीज, एक्सट्रीम सीजर्स और एक्सरसाइज। यानी हर स्ट्रेसफुल कंडीशन में बॉडी में जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में से पोटेशियम निकलकर एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा जो लेवल्स होते हैं पोटेशियम के वो रेज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न क्या है? इनएडिकेट एलिमिनेशन बाय किडनीज, ठीक है। अब पोटाशियम से किडनीज एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा किडनीज के थ्रू पोटाशियम। रेनल फेलियर के केस में हो सकता है, एड्रीनल इनसफिशेंसी के केस में हो सकता है, ट्रीटमेंट विद पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स की वजह से हो सकता है, या फिर ट्रीटमेंट विद ACE इनहिबिटर्स और ARBs। ACE इनहिबिटर्स क्या होते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है, या फिर ARBs एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बेसिकली ये ड्रग्स हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव हैं, हाइपरटेंशन के केस में हम देते हैं। इन सभी ड्रग्स से क्या होता है? पोटेशियम लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, क्योंकि किडनी से उनकी एलिमिनेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं हाइपरकलीमिया की? सबसे पहले लैब वैल्यूज़ डिस्कस करते हैं। सीरम पोटेशियम लेवल अबव 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। GI मैनिफेस्टेशंस में नोजिया, वॉमिटिंग, इंटेस्टिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया। न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस में पैरेस्थीसियाज, वीकनेस, डिजीनेस एंड मसल क्रैम्प्स। कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? चेंजेस इन ECG, रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट विद सीवियर एक्सेस। ECG चेंजेस क्या आते हैं हाइपरक्लीमिया के केस में? द अर्लीस्ट चेंजेस आर पीक्ड, नैरो T वेव्स एंड वाइडनिंग ऑफ द QRS कम्प्लेक्स। यहाँ पर आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो QRS कम्प्लेक्स है ECG में, बेसिकली वो ये शो करता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन फेज़ को ये शो कर रहा होता है, ठीक है। अब चूँकि जो न्यूरोमस्कुलर एजिटेशन है वो हाइपरक्लीमिया के केस में बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो फ़ौरन ही जनरेट हो जाता है। इसलिए वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का जो लेवल है, जो टाइमिंग है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। इफ़ प्लाज्मा लेवल्स कंटिन्यू टू राइज द PR इंटरवल बिकम्स प्रोलॉन्ग्ड। और देखें इस केस में जो PR इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग होता रहता है, क्योंकि QRS कम्प्लेक्स में जो उसकी हाइट है वो रेज होती रहती है, तो P से जो QR कम्प्लेक्स का डिस्टेंस है वो बढ़ता रहता है, वो प्रोलॉन्ग होता रहता है, जिसकी वजह से बाज़ोकात ये होता है कि डीपोलराइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि नेक्स्ट जो रीपोलराइजेशन होती है, एट्रियल रीपोलराइजेशन, उसका टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। इसलिए डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं P वेव्स, आपको ECG में शो हो रही होती हैं। हाइपरक्लीमिया की वजह से P वेव्स मिस होना शुरू हो जाती हैं। द हार्ट रेट में भी स्लो, इस केस में हार्ट रेट स्लो हो सकता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है एंड कार्डियक अरेस्ट आर टर्मिनल इवेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।